ये एक बहुत ही परेशान करने वाला सवाल है ना, कि आखिर साधारण लोग, हमारे जैसे लोग इतने भयानक अपराध कैसे कर बैठते हैं। इसी सवाल को समझने के लिए आज हम बात करेंगे हैना अरेंट की। वो एक ऐसी दार्शनिक थी जिन्होंने 20वीं सदी के सबसे कह सकते हैं हम सबसे खतरनाक विचारों का डट कर सामना किया। तो चलिए जरा इस बात की गहराई में उतरते हैं। देखिए, अरेंट ने नाजीवाद का उदय अपनी आंखों से देखा था, तो उनके लिए असली खतरा किसी एक विचार में नहीं था। नहीं, असली खतरा था सोचने की प्रक्रिया में कमी। मतलब जब लोग सोचना, समझना और सवाल करना बंद कर देते हैं ना, बस तभी तो ऐसी विनाशकारी विचारधाराओं को पैर जमाने का मौका मिल जाता है। तो उनका जो पूरा काम है ना, वो असल में उन ऐतिहासिक संकटों का एक सीधा जवाब था जिन्हें उन्होंने खुद झेला था। ये उनकी एक गहरी कोशिश थी ये समझने की कि भाई इस मॉडर्न दुनिया में इतनी भयानक चीजें आखिर मुमकिन कैसे हो गईं। और उनके विश्लेषण के बिल्कुल केंद्र में एक ही समस्या थी, एक ऐसी समस्या जिसे समझने में उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी, और वो थी अधिनायकवाद, जिसे हम टोटलिटेरियनिज्म भी कहते हैं। देखिए, अरेंट का मानना था कि नाजीवाद और स्टालिनवाद ये कोई पुरानी तानाशाही नहीं थी। नहीं, ये कुछ बिल्कुल नया था, बिल्कुल अलग। इसका मकसद सिर्फ ये कंट्रोल करना नहीं था कि लोग क्या करते हैं, बल्कि ये बदलना था कि लोग असल में हैं क्या। ये तो सीधे सीधे इंसान की आत्मा पर ही कब्जा करने की कोशिश थी। तो सवाल उठता है कि ऐसा शासन टिकता कैसे है? अरेंट ने इसके दो मेन पिलर्स की पहचान की। पहला तो था आतंक और हिंसा का बेहिसाब इस्तेमाल, मतलब खुफिया पुलिस का डर वगैरह। और दूसरा, एक ऐसी विचारधारा, एक ऐसी आइडियोलॉजी जिसे झूठे प्रोपेगेंडा और बड़ी बड़ी रैलियों के जरिए लोगों के दिमाग में बस भर दिया जाता है, ताकि कोई सवाल ही ना उठा सके। और यहीं पर अरेंट अपना सबसे कह सकते हैं सबसे परेशान करने वाला और शायद सबसे ज्यादा गलत समझा जाने वाला आइडिया सामने रखती हैं, द बेनालिटी ऑफ ईविल, यानी बुराई की सामान्यता। उन्होंने नाजी अधिकारी एडोल्फ आइकमैन का मुकदमा देखा और उन्हें यह एहसास हुआ कि हैवानियत भरी बुराई करने के लिए किसी हैवान की जरूरत नहीं होती, बस एक आम इंसान काफी है, एक ऐसा इंसान जो बस सोचने से इनकार कर दे। तो फिर अगला सवाल यह आता है कि आखिर वो कौन सी परिस्थितियां थीं जिन्होंने बुराई के इस नए रूप को हमारी मॉडर्न दुनिया में जड़ें जमाने का मौका दिया। और पता है, अरेंट का जो विश्लेषण है वो हम सबके लिए एक चेतावनी जैसा है। तो अरेंट कहती हैं कि अकेलापन, मतलब जब लोग समाज से कट जाते हैं, जब व्यक्तिगत जिम्मेदारी की कमी हो जाती है और जब एक खालीपन सा छा जाता है, तो ये सब मिलकर एक बहुत ही खतरनाक तूफान खड़ा कर देते हैं। और इसी खालीपन ने लोगों को एक मकसद और अपनेपन के लिए तरसा दिया, ठीक वही मकसद जिसका वादा ये अधिनायकवादी आंदोलन कर रहे थे। लेकिन अरेंट सिर्फ इस बीमारी का विश्लेषण करके ही नहीं रुकी। नहीं, उन्होंने इसका इलाज भी बताया, एक बहुत ही शक्तिशाली नुस्खा। और यह नुस्खा इस बात पर आधारित था कि इंसान होने का असल मतलब क्या होता है। तो अरेंट ने 3 तरह की मानवीय गतिविधियों की बात की। पहला, श्रम यानी लेबर, फिर कार्य यानी वर्क। ये दोनों जिंदा रहने के लिए जरूरी हैं, ठीक है। लेकिन जो तीसरी चीज है, क्रिया यानी एक्शन, वही है जो जीवन को असल में सार्थक बनाती है। जब हम सार्वजनिक जीवन में दूसरों के साथ मिलकर कुछ नया शुरू करते हैं ना, बस तभी हम असल मायनों में इंसान बनते हैं। और इसीलिए ये क्रिया या एक्शन इतना जरूरी है, क्योंकि यही तो है वो चीज जो हमें कुछ नया करने, कुछ बदलाव लाने की ताकत देती है। यहीं पर इसी एक्शन में हम अपनी आजादी और अपनी पहचान का अनुभव करते हैं। अब क्रिया पर ये जो जोर है ना, ये हमें राजनीति और शक्ति यानी पॉलिटिक्स और पावर को एक बिल्कुल ही नए तरीके से देखने पर मजबूर करता है। अरेंट के लिए शक्ति यानी पावर और हिंसा यानी वायलेंस, ये दो एकदम अलग अलग चीजें हैं। देखिए, हिंसा तो किसी एक इंसान या सरकार का हथियार हो सकती है, लेकिन जो असली शक्ति है ना, वो बंदूक की नली से नहीं निकलती। असली शक्ति तब पैदा होती है जब लोग एक साथ मिलकर काम करते हैं। इसे किसी पर थोपा नहीं जा सकता, इसे मिलकर बनाया जाता है। और इसे समझने के लिए क्रांतियों पर उनका विश्लेषण एकदम परफेक्ट है। वो कहती हैं कि अमेरिकी क्रांति फ्रांसीसी क्रांति से ज्यादा सफल इसलिए रही क्योंकि उसका लक्ष्य सिर्फ जुल्म से आज़ादी पाना नहीं था, बल्कि उसका मकसद था ऐसी स्थायी संस्थाएं बनाना जहां आम नागरिक खुद के शासन में एक्टिवली हिस्सा ले सकें। और यही था राजनीतिक प्रश्न का असली हल। तो आखिर में सवाल ये है कि हैना अरेंट की ये जो विरासत है, आज हमारे लिए इसके क्या मायने हैं? हम उनके इन विचारों से आखिर क्या सीख सकते हैं? उनकी नज़र में राजनीति कोई सत्ता का खेल नहीं है, बिल्कुल नहीं।
ये तो एक साझा दुनिया बनाने का एक नैतिक प्रयास है, एक मॉरल एफर्ट। ये एक ऐसा मंच है जहां सब नागरिक एक दूसरे के बराबर हैं और एक सार्थक जीवन जीने के लिए हिस्सा लेते हैं। और ये बात हमें वापस वहीं ले आती है व्यक्तिगत जिम्मेदारी पर। आखिरकार अरेंट के लिए तानाशाही के खिलाफ सबसे बड़ा हथियार कोई कानून या कोई सिस्टम नहीं है, बल्कि वो है हर एक इंसान का अपना विवेक, उसकी अपनी सोचने की क्षमता। तो आज की इस दुनिया में जहां हर तरफ हमारा ध्यान भटकाने वाली चीजें हैं जो हमें बस भीड़ के साथ चलने के लिए उकसाती हैं, शायद सोचना अपने आप में सबसे क्रांतिकारी काम है। और यही हैना एरेंट की वो चुनौतीपूर्ण विरासत है जो वो हमारे लिए छोड़ गई हैं।